हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि मान क्लासेस। मैंने जो पिछली वीडियोस में टॉपिक कराए हैं वो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद मैंने सेल थ्योरी के बारे में बताया जो कि सेल बायोलॉजी के टॉपिक हैं। उसके बाद मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, राइबोसोम, लाइसोसोम, थोड़ा सा जो पॉइंट है वो आरएनए के बारे में बताया। सो अगर आपको इन टॉपिक्स में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये तीनों टॉपिक आज मैं कवर कराऊंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटिस एंड पेरोक्सिसोम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? सपोज जैसे कि मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया, न्यूक्लियस से ही जुड़ा हुआ होता है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, दिस इज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इसी के साथ जुड़ा हुआ क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर मैंने दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए हैं। पहला है SER और दूसरा है RER। SER का मतलब क्या होता है मैं यहीं पर मेंशन कर रही हूँ। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसका मतलब होता है रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दिस वन। अब इन दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो क्या है? यहाँ पर जो है, जो मैंने रेड डॉट से मेंशन किया हुआ है, ये रेड डॉट्स हैं क्या? ये जो रेड डॉट्स हैं ये हैं राइबोसोम्स। सो ये जो मैंने बताया है यहाँ, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हम सबसे मेन रोल जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन में और प्रोटीन की सिंथेसिस में होता है, दैट इज RER का। तो यहाँ पर ये क्या है? रेड डॉट्स क्या बताया मैंने? ये है राइबोसोम्स। मैंने पिछले वीडियो में राइबोसोम डिस्कस किया था। राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब जब ये प्रोटीन का सिंथेसिस, राइबोसोम ये प्रेजेंट रहते हैं साइटोसोलिक साइड पर। जैसे कि ये मेम्ब्रेन है, इसका मेम्ब्रेन के अंदर की साइड ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन एक स्पेस जो कि फिल्ड रहता है किसी फ्लूइड से, और इस ल्यूमेन के जो साइटोसोलिक साइड होता है, साइटोप्लाज्म की साइड जो प्रेजेंट रहता है वो प्रेजेंट रहता है राइबोसोम। ओके, और जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट रहते हैं। सो मेन डिफरेंस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया उसके बीच में क्या होता है कि इसके अंदर राइबोसोम है, इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। आगे चलते हैं, इनका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें, ये यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम स्टार्ट करते हैं। सो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन क्या क्या होता है? पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। कोई भी ऐसा केमिकल अगर हमारी बॉडी में आ जाता है जो कि बहुत हार्मफुल है, टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, तो उसको लेस हार्मफुल मैटर में, मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? SER करता है। सो जो डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी में होता है वो मेन जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? लिवर। सो लिवर के अंदर ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वहां पर डिटॉक्सिफिकेशन कौन कर रहा है? SER कर रहा है। फाइन। दूसरा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है PGT के एग्जाम में कि डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला ऑर्गेनेल कौन सा है, या डिटॉक्सिफिकेशन किस ऑर्गेनेल के जरिए होता है? तो आंसर इज SER। मैं साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पिछले PGT TGT में पूछे गए हैं या किसी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो सारे मैं साथ साथ डिस्कस करूंगी। सेकेंड चीज आती है, सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका कि कैल्शियम का स्टोरेज इसके अंदर होता है। कैल्शियम का स्टोरेज अगर हमें याद होगा कि एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पर प्रेजेंट रहता है? ये रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये कैल्शियम का स्टोरेज
होता है यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये एक तरीका का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट इसका। इसका तीसरा फंक्शन होता है लिपिड का सिंथेसिस। लिपिड का फॉर्मेशन ये करता है और कुछ हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, जो कोलेस्ट्रॉल से फॉर्मेशन जिनका होता है। तो ये जो है SCR के मेन फंक्शन हो गए। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। सो दिस इज द फोर्थ वन, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म में। कार्बोहाइड्रेट्स को ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपसे क्या डिस्कस किया अभी कि ये इसका जो पहला फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन का होता है, मतलब किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम होता है। फिर उसके बाद कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है। उसके बाद आता है लिपिड का सिंथेसिस, ये करता है। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि लिपिड का सिंथेसिस करता है। सो आंसर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर किया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, फंक्शन क्या है। अब आते हैं बात मेन, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, इसके फंक्शन की अगर बात करें तो ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों होता है साइट प्रोटीन सिंथेसिस का? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट रहता है राइबोसोम, और जो प्रोटीन राइबोसोम का के अंदर फॉर्म हो जाता है वो उसके ल्यूमेन में चला जाता है और ये बन जाता है एक साइट प्रोटीन सिंथेसिस का। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। जो प्रोटीन बन गया है, मॉडिफिकेशन। अब कोई प्रोटीन इसके अंदर फॉर्म हो चुका है, राइबोसोम ने प्रोटीन यहाँ पर फॉर्म कर दिया, दिस इज प्रोटीन जो मैंने यहाँ पे ब्लैक से मार्क किया है। अब इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने का काम इसी का होता है। मॉडिफिकेशन कौन सी होती है इसके अंदर? एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का काम क्या कौन करता है? वो करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से भी कौन सा? रफ। अब ये जो ग्लाइकोसाइलेशन है, ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया होगा कि होता क्या है, तो मैं बताती हूँ कि ग्लाइकोसाइलेशन होता है एडिशन ऑफ शुगर, शुगर का एडिशन होना। अब एडिशन किसके अंदर होगा? बात हो रही है किसकी? प्रोटीन के मॉडिफिकेशन की। अब जब प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बना रहता है? अमाइनो एसिड रेसिड्यू से। तो अमाइनो एसिड से जुड़ा होगा वो, और जो अमाइनो एसिड है उसके एन एटम से जुड़ जाएगा जो शुगर है। तो ये होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो इसके अंदर होता है। फिर इसका फंक्शन होता है प्रोटीन फोल्डिंग में। ठीक है, सो ये जो है वो इम्पोर्टेंट इसके फंक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है कि सेरेमाइड नाम का ये स्फिंगोलिपिड फॉर्म भी करता है। सो ये सारे हो गए फंक्शन क्या किसके? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन करता है जिसमें एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन आता है, प्रोटीन फोल्डिंग ये करता है, और इसके बाद सेरेमाइड का ये फॉर्मेशन करता है। सो दिस वाज अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोटीन फॉर्म हो चुका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो कहाँ कहाँ जा सकता है? अब ये प्रोटीन यहाँ फॉर्म हो चुका है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैक से बहुत छोटा सा मेंशन किया है, दिस इज प्रोटीन। अगर ये प्रोटीन है, इसकी फोल्डिंग हो चुकी है, और अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इस तरीके से बर्ड का फॉर्म कर लेगा, और इस बर्ड का यहां से रिलीज हो जाएगा एक वेसिकल की फॉर्म में। ये मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो है ये प्रेजेंट है ये वाला प्रोटीन जो यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है,
और फोल्ड भी हो चुका है, उसके बाद ये ट्रैवल करेगा। वो जो ट्रैवल का पाथ ये फॉलो करेगा ना, वो सिक्रेटरी पाथवे होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी, इसी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इसके बाद गोल्जी एपेरेटस के बाद, क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाहर निकल चुका है। अब इसका जो डेस्टिनेशन होता है ना, प्रोटीन का जो फॉर्म हुआ है यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या तो ये ईआर के अंदर ही रह जाए, या ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करे, या ये चला जाए आगे के पाथवे में, जैसे कि गोल्जी एपेरेटस में चला जाए, लाइसोसोम में चला जाए, या ये सिक्रीट हो जाए। ये जो प्रोटीन यहाँ पर बना है, इसके 3-4 वो होते हैं, जाने के कौन कौन सी लोकेशन पर ये जा सकता है। या तो ये ईआर के अंदर ही रह सकता है, ईआर की मेम्ब्रेन को फॉर्म कर सकता है। दूसरा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, वहां पर ये जा सकता है। ये जो वेसिकल है ना, जैसे सपोज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बायलेयर स्ट्रक्चर है, अंदर से ये वेसिकल यहाँ पर जो फॉर्म हो चुका है, अब ये यहाँ पर जुड़ जाएगा मेम्ब्रेन से। कैसे जुड़ेगा? ऐसे करके ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, और फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सीधी हो जाएगी इसे। तो इस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद ये बाहर भी सिक्रीट हो सकता है। कैसे? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये यहाँ पर जुड़ गया, और इसका जो कंटेंट है वो सेल के बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोटीन यहाँ फॉर्म हुआ है, इसकी अलग अलग लोकेशन होती है जाने की। तो ये मैंने कवर कराया है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन कैसा होता है, क्या क्या होते हैं, और उसके बाद जो प्रोटीन इसमें फॉर्म होता है उसका होता क्या है, कहाँ कहाँ जाता है वो प्रोटीन। तो ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल हम पढ़ने वाले हैं वो है गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस होता क्या है? ये बहुत ज़्यादा क्लोज, जैसे ये मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से यहाँ पर थोड़ा क्लियर समझ आ रहा है, यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसी के पास में ये गोल्जी एपेरेटस प्रेजेंट रहता है। और इसके अंदर जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर जो एक ट्यूब लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर से बनता है, जिसका नाम होता है सिस्टर्नी। तो ये एक सिस्टर्नी है और ये आपस में जुड़े रहते हैं और एक तरीके का गोल्जी स्टैक बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सिस्टर्नी है वो कौन से ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। देन ये पार्ट है किसका? गोल्जी एपेरेटस का। तो अब यहाँ पर जो 1 और 2 मैंने मेंशन किया है वो क्या है, तो आपको ये समझ आया कि ये तो सिस्टर्नी है और ये एक तरीके का स्टैक फॉर्म कर रहे हैं, आपस में ये जुड़े रहते हैं, ये बहुत क्लोज प्रेजेंट रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ताकि जो वेसिकल यहाँ पे फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर चली जाए, वो इसके अंदर चली जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा फेस है इसका? सिस फेस। और ये कौन सा फेस है इसका? ये है ट्रांस फेस। ठीक है, 2 फेस होते हैं इसके। सिस फेस कौन सा फेस होता है, कैसे हमें पता चला कि यही वाला सिस फेस होता है? तो जो भी फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड पर प्रेजेंट रहता है, जहां पर जो इसका वेसिकल जाकर जुड़ जाता है, तो उसको कहते हैं सिस फेस। दूसरा जो फेस होता है जहां से ये बड ऑफ होकर दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाता है, सेल के बाहर जाता है, वो होता है ट्रांस फेस। यहाँ पर मैच्योर वेसिकल इससे भी बाहर निकल जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो ये कौन सा होगा? ट्रांस, और ये कौन सा होगा? सिस फेस। फाइन, तो ये फेस इसमें इंपॉर्टेंट है। अब इसका फंक्शन देखते हैं। सिस्टर्नी मैंने आपको बताया सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, तो ये होते हैं सिस्टर्नी। अब गोल्जी एपेरेटस का फंक्शन क्या होता है? इसके अंदर जो प्रोटीन, जैसे यहां से ये प्रोटीन कहां पर आ गया, ये प्रोटीन इसके अंदर आ गया, ये वाला जो प्रोटीन है वो कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, और इससे जुड़ जाएगा ये वेसिकल। यहाँ जो मेम्ब्रेन है वो हट जाएगी और इसके अंदर ये प्रोटीन आ जाएगा। अब इसके अंदर जब ये प्रोटीन आ चुका है, या यहाँ पे जो फॉर्म हुआ लिपिड है, ये भी एक वेसिकल बनाएगा और ये भी इसके अंदर आ जाएगा।
ये जो लिपिड फॉर्म हुआ है ये भी इसके अंदर आ सकता है, ये जो प्रोटीन है ये भी इसके अंदर आ सकता है। अब इस प्रोटीन का जब ये इसके अंदर आ जाएगा, इसका रोल क्या है, क्या होगा इस प्रोटीन के अंदर? तो इसके अंदर जो इसका फंक्शन होता है, पहला फंक्शन होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ये कैसे करता है? मॉडिफिकेशन होता है इसके अंदर ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। अब मैंने इसमें कौन सा बताया था? इसमें मैंने बताया था एन लिंक्ड, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है जब ओ एटम से, ऑक्सीजन एटम से अमाइनो एसिड के कौन जुड़ता है, एक शुगर का रेसिड्यू जुड़ जाता है जाकर, और प्रोटीन के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है, इसको कहते हैं ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक। अब उसके बाद ये कुछ टैग्स को ज्वाइन कर सकता है उसके अंदर, प्रोटीन के अंदर, फिर प्रोटीन का सॉर्टिंग करता है। सॉर्टिंग का मतलब जब कभी भी टैग्स उसके अंदर जुड़ जाते हैं, उसके अंदर ग्लाइकोसाइलेशन होता है, तो अलग अलग तरीके की प्रोटीन जिनकी डेस्टिनेशन अलग अलग होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। कोई प्रोटीन कहीं पर जा रही है, जैसे यहाँ पर सॉर्टिंग का मतलब होता है, यहाँ पर ये फिर कहाँ जाएगी प्रोटीन, ये कुछ प्रोटीन जाएगी लाइसोसोम में, लाइसोसोम में, कुछ प्रोटीन जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, उसकी मेम्ब्रेन को फॉर्म करेगी, कुछ प्रोटीन सिक्रीट हो जाएगी सेल के बाहर। सो ये डिफरेंट रोल होता है इसका, जो प्रोटीन यहाँ पर पैकेज होती है। सो पैकेजिंग का काम किसका होता है? गोल्जी एपेरेटस का होता है। तो जहां पर भी सेल बहुत ज्यादा सिक्रीशन कर रहा है वहां पर भी गोल्जी एपेरेटस का रोल होता है, सॉर्टिंग में गोल्जी एपेरेटस का रोल होता है, मॉडिफिकेशन जो करता है वो होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। सो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको गोल्जी एपेरेटस का क्या रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक पाथवे होता है जिसका नाम होता है सिक्रीटरी पाथवे। क्या होता है सिक्रीटरी पाथवे? जो इसमें सिक्रीटरी पाथवे में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोटीन फॉर्म हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जितने भी उसमें चेंजेस होने हैं वो हो चुके हैं यहाँ पर, फिर वो प्रोटीन वेसिकल की फॉर्म बना लेकर इसके अंदर प्रेजेंट होकर कहाँ जाएगा? गोल्जी एपेरेटस में जाएगा। फिर ये गोल्जी एपेरेटस से लाइसोसोम में जाएगा, या ये सिक्रीट हो जाएगा, या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा पाथवे है, इस पाथवे को कहते हैं सिक्रीटरी पाथवे। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार क्लियरली बता देती हूँ, ये सब रफ करके समझ आ गया कि जो गोल्जी एपेरेटस है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया है, उसके बाद इसका फंक्शन क्या क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन क्या है, रेटिकुलम का, और स्मूथ का क्या फंक्शन होता है। सो मैंने आपको क्लियरली ये समझा दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके साइंटिस्ट के बारे में पूछा है कि इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, तो इसका नाम है, जो ऑब्जर्व करने वाले पर्सन है उनका नाम है पॉटर। सो ये पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये भी क्लियर तभी आएगा समझ, ठीक है। तो मैं ये रख, यहाँ पर मैं बना रही हूँ लाइसोसोम। ये क्या है? लाइसोसोम है। और ये यहाँ पर बना दी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सपोज ये जो है ये पूरे सेल के अंदर ही प्रेजेंट है, और ये यहाँ पर ये अंदर प्रोसेस हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सिक्रीटरी पाथवे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, ये एक तरीके की वेसिकल फॉर्म हो जाएगी, ये बन गया। अब जब ये बन चुका है तो इसके बाद ये कहाँ पर जाएगा? ये जाएगा गोल्जी एपेरेटस में, और यहाँ जाकर ये जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये अंदर चला गया प्रोटीन, ये फिर इसके अंदर इसका मॉडिफिकेशन होगा, जो भी इसके अंदर प्रोसेस होता है वो सब होगा। उसके बाद ये ट्रांसफेज से, ये सिस फेज क्यों हुआ? क्योंकि ये पास में हुआ किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। यहां से ये बाहर निकलेगा, बर्ड ऑफ हो जाएगा,
दोबारा एक वेसिकल फॉर्म होगी। यहाँ पर जितनी भी मॉडिफिकेशन होनी है वो हो चुकी है। अब यहाँ से ये लाइसोसोम के अंदर चला जाएगा, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर सकता है, इसके अंदर चला जाएगा ये प्रोटीन यहाँ आ गया। ठीक है, एक इसका पाथवे ये है जाने का। दूसरा ये जो वेसिकल है कहाँ जा सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाकर यहाँ पर ऐसे जुड़ गया। अगर ये इसका सिक्रीशन होना है, बाहर जाना है सेल के, सिक्रीशन, तो जुड़ने के बाद इसका जो कंटेंट होगा वो रिलीज हो जाएगा बाहर। दूसरा होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही जुड़ता है, ये ऐसे करके इसका प्रोटीन यहाँ पे होता है ऐसा, और ये जुड़ जाता है इसके साथ। तो फिर कैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, ऐसे तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर ऐसे चला गया है और ये वाली जो प्रोटीन है ये इसके अंदर ही प्रेजेंट रह जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोटीन होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहती है, इंटीग्रल और पेरिफेरल, तो वो यहाँ पर आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो ये जितना भी पाथवे हुआ गोल्जी से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी अपैरेटस से, फिर उसके बाद लाइसोसोम, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल से बाहर, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा जो पाथवे यहाँ कवर कर रही है प्रोटीन, उसको क्या कहते हैं, सिक्रीटरी पाथवे कहते हैं। तो मैंने ये आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस का क्या रोल होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट टॉपिक है पेरोक्सिसोम। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है पेरोक्सिसोम, ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्गेनेल है। अब इसके अंदर जो है एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बड़ा बनाऊं तो इसी के अंदर ये कैटालेज होंगे, इसी के अंदर ये ऑक्सीडेज होंगे, इसी के अंदर ये मेटाबॉलिक एंजाइम्स होंगे। अब ये जो मेटाबॉलिज्म करता है वो लिपिड का करता है, फैटी एसिड का ये मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारी बार, बहुत सारे एग्जाम्स में, कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो वहां पर एग्जांपल दे देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, और एक ऐसा एग्जांपल दे देते हैं जैसे लाइसोसोम आ सकता है वहां पर, या पेरोक्सिसोम आ सकता है, क्योंकि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो ऑर्गेनेल है उसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन है और कौन सा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन है। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो ऑर्गेनेल न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन है। अब ये सिंगल मेम्ब्रेन हुआ। उसके बाद आता है कि कैटालेज, मेन काम क्या है इसका। जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो चांसेस होते हैं कि कुछ तरीके के फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाए, और ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं। अब जब ये फ्री रेडिकल बन गए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आया, कभी कभी फ्री रेडिकल बन जाते हैं और H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन भी कर देते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये इसके अंदर H2O2, ये बहुत ही हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, इसको खत्म करना बहुत जरूरी होता है, और उसका काम जो है वो करता है कौन, पेरोक्सिसोम। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि H2O2 को रिमूव करने वाला ऑर्गेनेल कौन सा है, तो आंसर है पेरोक्सिसोम। और कौन से एंजाइम से रिच रहता है, तो ये रहता है कैटालेज से या ऑक्सीडेटिव एंजाइम से। ऑक्सीडेटिव एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये जो कैटालेज एंजाइम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये H2O2 को लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में, वाटर में, ऑक्सीजन में तोड़ देता है। तो ये जो है ये H2O2 है, खत्म हो गया है। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम का मेन काम ये हुआ। अब लिपिड का भी सिंथेसिस ये करता है, लिपिड का सिंथेसिस होता है। एक तरीके का लिपिड जिसका नाम है प्लाज्मेलोजन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंट लिपिड है क्योंकि ये वाइट मैटर को फॉर्म करता है। वाइट मैटर ऑफ आवर ब्रेन इज फॉर्म बाय प्लाज्मेलोजन, और वो कहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है? पेरोक्सीसोम्स में उसका सिंथेसिस हो रहा है। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में भी जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज द कैटालेज। ठीक है, तो जो पेरोक्सीसोम है वो इतना ही है इसमें मेन कि H2O2 का जो फॉर्मेशन हमारी बॉडी कर रही है उसका डिग्रेडेशन करना, उसको खत्म करना। ठीक है, तो ये हो गया पेरोक्सीसोम के बारे में। सारा क्लियर हो चुका है कि क्या इसमें फंक्शन होता है। फंक्शन ही इंपॉर्टेंट है। जो ये ऑर्गेनल है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी ऑर्गेनल से क्वेश्चन आए हैं, उनके जो फंक्शन है उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो मैं वही यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो पेरोक्सीसोम हो गए। पेरोक्सीसोम के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है हमारी बॉडी का जो कि पैकेजिंग में इन्वॉल्व होता है? मैंने आपको बताया था जब मैं गोल्जी एपेरेटस पढ़ा रही थी कि कौन सा ऑर्गेनल है वो जो पैकेजिंग करता है, वो होता है गोल्जी एपेरेटस। फिर होता है लाइसोसोम का प्रोडक्शन करने वाला, सेम गोल्जी एपेरेटस। फिर यहाँ पर एक और चीज मेंशन कर रही हूं मैं, ग्लाइकोलिपिड, वो मैं भूल गई थी वहां बताना। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पर फॉर्म होते हैं? ये भी कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं? गोल्जी एपेरेटस में। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो वैक्यूल होता है, ज्यादातर ये कहाँ पर पाया जाता है? ये प्लांट सेल में पाया जाता है। बहुत बड़ा एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता है या कुछ भी ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं, और इसकी मेम्ब्रेन का जो नाम होता है उसको कहते हैं टोनब्लास्ट। इस टॉपिक से नहीं है पर ये मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है तो मैं यहाँ पर मेंशन इसको कर दिया। ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? गोल्जी एपेरेटस को ही ट्रैफिक पुलिस कहते हैं सेल का। अब कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जो कि कॉन्टिन्यूएशन में रहती है आउटर मेम्ब्रेन के ऑफ द न्यूक्लियस? तो वो कौन सी ऑर्गेनल है? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको ये बता दिया था। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों हो गए। अब ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस गोल्जी एपेरेटस। नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन। ये मैंने आपको बताया था डिटॉक्सिफिकेशन में कौन सा ऑर्गेनल इन्वॉल्व है? दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है। उसके बाद आता है कि ऐसा ऑर्गेनल जो कि इंटैक्ट ऐसा का ऐसा ही सेल से बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो जुड़ा होता है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से। तो इसका क्या आंसर होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंटैक्ट हम बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कि सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसा का ऐसे ही हम इस स्ट्रक्चर को बाहर निकाल सकते हैं, सेल के बाहर आ जाता है ये, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंटैक्ट हम नहीं निकाल सकते। तो ये हुआ आंसर इसका। सिस्टर्नी मैंने बताया कि किसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सिस्टर्नी से, तो आंसर इज गोल्जी एपेरेटस। उसके बाद कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो रिमूव करता है H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, तो आंसर इज पेरोक्सीसोम। उसके बाद ये कौन से एंजाइम से रिच रहता है? तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम जैसे कि कैटालेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको साथ साथ बता दी है, बस मैं एक बार रिपीट करना चाह रही थी कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉटर कौन थे? पॉटर जो साइंटिस्ट हैं वो थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिनने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले सालों के टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज का टॉपिक अब हम यही खत्म करते हैं और एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि हमने पढ़ा क्या क्या है आज की क्लास में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने इसकी स्ट्रक्चर देखा कि इसका आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, जो इसकी मेम्ब्रेन है SER होता है, एक होता है RER, स्मूथ और रफ। इनके फंक्शन हमने पढ़े, क्या होते हैं इनके फंक्शन, ये मैंने आपको क्लियरली बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में आपको बताया कि इनके फंक्शन क्या होते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको आज
क्लियर कर दी है। फिर आता है गोल्गी एपेरेटस के बारे में। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिस्टर्नी है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका फंक्शन क्या है। फिर उसके बाद मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। फिर आता है सिक्रीटरी पाथवे। कैसे कैसे प्रोटीन जो फॉर्म हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो गोल्गी एपेरेटस में जाएगा, फिर लाइसोसोम में जाएगा, या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा सकता है, या सेल के बाहर जा सकता है। तो ये फॉर्म कौन कर रहा है? सिक्रीटरी पाथवे का पार्ट है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया पेरोक्सिसोम क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फिर इसके अंदर इसका जो है फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो है इससे क्वेश्चन पूछे गए, तो आप हमेशा याद रखना कि जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो फंक्शन से पूछे गए हैं। सो फंक्शन को रिवाइज करना मत भूलना, फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल लाइक कर देना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।